नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, व्हाई मोदी हिट हार्ड, इवन हिट टू हार्ड टू अपोजिशन। अब इसमें जो दो पिक्चर्स लगे हैं वो हैं कर्पूरी ठाकुर और एल के आडवाणी के, जिनको अभी हाल में भारत रत्न दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बात यह है कि इसके माध्यम से मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो भी मुद्दे लेकर के आता है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश करता है, उन मुद्दों की हवा मोदी जी किस तरह से निकालते हैं और सामने वालों को बिल्कुल निरुत्तर कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको पीछे चलना होगा। एक मुद्दा था बड़ा महंगाई का, और जब महंगाई मुद्दा होता है तो मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर के चलती हैं वो होता है फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस। महंगाई मुद्दा बन रहा था, काफ़ी बड़ा मुद्दा बन रहा था। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर कर दिए। कई महीनों तक महंगा पेट्रोल खरीदने के बावजूद कंपनियों को पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ाने का जो निर्णय है वह वैसे तो टेक्निकली मार्केट के हवाले है, लेकिन उसमें सरकार का भी एक प्रतिनिधित्व होता है। और जो सरकार के प्रतिनिधि उसमें वो होते हैं, वो जब तक सहमति नहीं देते तब तक बाजार में, या यूं कह लें कंपनियां सीधे सीधे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा सकती। तो उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर कर दिए। बाद में जब यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बीच में एक बड़ी क्राइसिस आने वाली थी, क्योंकि कच्चा तेल जो हम लोग लाते हैं खाड़ी देशों से, तो उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ाई हुई थी। रसिया जो कि एक बहुत बड़ा निर्यातक है कच्चे तेल का, उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हुई वहां पर। पश्चिमी देशों ने, अमेरिका, यूरोपीय संघ, इन लोगों ने रसिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, और उन प्रतिबंधों के चलते रसिया का तेल ज्यादातर देश खरीदने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन भारत ने उस दबाव को नहीं माना, और उस समय जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा थी, भारत ने रसिया के साथ एक समझौता किया, और उस समझौते में शायद 55 या $56 प्रति बैरल के हिसाब से वो तेल खरीद करके लाए। तो उससे क्या हुआ कि कंपनियों का जो पिछला घाटा था वो भी पूरा हो गया, और आज जो रेट है उसमें तो कंपनियां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा ही उठा रही होंगी, लेकिन कीमत एक स्थिर हो गई। जहां इस कीमत के 125 रुपए या उसके ऊपर पहुंच जाने का अनुमान लगाया जा रहा था, वो कीमत 100 रुपए से नीचे ही रही। कम से कम यूपी में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर नहीं जा पाई। कुकिंग गैस एक बड़ा मुद्दा था, और कुकिंग गैस से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग होता है वह होती हैं महिलाएं। क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि हर चीज़ में वो कीमत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, और चूंकि उसका यूज़ सबसे ज़्यादा महिलाएं ही करती हैं, तो उसको लेकर के एक बड़ी समस्या थी। और सरकार को लगा कि इससे जो उन्होंने एक बड़ा महिला मतदाता वर्ग तैयार किया है वह नाराज हो सकता है। तो उन्होंने गैस की कीमत पहले तो कुछ समय तक स्थिर रखी, और उसके बाद सीधे सीधे 200 रुपए कम कर दिए। अब ये 200 रुपए सरकार देती है सीधे कंपनियों को, और कंपनियां उतना पैसा कम करके हम लोगों को दे रही हैं। तो महंगाई का मुद्दा काफी हद तक वहां पे सरकार रोकने में कामयाब रही। बाकी जो महंगाई है उसको विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना नहीं पाई, और मुझे लगता है कि जब भाजपा विपक्ष में होती है तब, और जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तब,
ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि कांग्रेस ज़्यादातर विषयों को मुद्दा नहीं बना पाती है। आप लोगों को याद होगा जिस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक बार शायद उन्होंने गैस की कीमत एक साथ 30 या 35 रुपए बढ़ा दी थी। तो भाजपा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था और जिस तरह से मजबूर कर दिया था सरकार को कीमतें गिराने के लिए, उस तरह का प्रयास जो जब कांग्रेस विपक्ष में होती है, तब नहीं कर पाती है। तो महंगाई उनके लिए केवल एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक सीमित होती है, उसके अलावा वो किसी चीज़ को मुद्दा नहीं बना पाते। दूसरा जो मुद्दा है, वह था अभी हाल में जो अ, जातिगत गणना, जिसमें राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और मुझे लगता है शायद ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, और उनके इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही इंडिया गठबंधन जो किसी तरह से बना था, मतलब नाम का ही सही, तो उसकी दुर्दशा में भी वो एक कारण रहा राहुल गांधी का एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट। तो एक जो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा था, जिसमें ज़्यादातर जो समाजवादी दल थे या जो कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, वो मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होगी तो लोगों को पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, या उनका मुख्य मकसद था कि ये पता चलेगा कि कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग हैं। तो उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वो उनका अपना है, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जब बीजेपी ने देखा कि यह मुद्दा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो पहले तो शुरू में जो थोड़ा सा विरोध दिखाई पड़ रहा था बीजेपी की तरफ से, उसको उन्होंने रोक लिया। उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म था बिहार में। तो बिहार में सुशील मोदी और जो बाकी वहाँ के लोकल लीडर थे, उन लोगों ने पूरी तरह से जाति गणना का समर्थन कर दिया। तो एक तो जो मुद्दे को उधार देना चाह रहे थे, वो धार कम हो गई। इसके बाद जब जाति गणना हुई या सर्वे हुआ, और उस सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शायद कुछ आरक्षण बढ़ाया भी गया है। अब उसमें उसका आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं जो रिजर्वेशन स्लैब है उसमें। तो उनको चिंता थी इस बात की। दूसरा, पूरे भारत में मुझे लगता है कि एक ऐसा स्टेट जहां पर बीजेपी का प्रेजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो एक ही राज्य है, बिहार। या यूं कह लें कि प्रेजेंस होते हुए भी उसके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है, सत्ताधारी पार्टी बनना चाहती है, बिहार का नेतृत्व करना चाहती है, वह नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर उन्होंने दो चीजें की। एक तो जो ये पूरा इंडिया गठबंधन बना था, तो उस इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया, नीतीश कुमार को उससे बाहर किया, जो कि इस पूरे गठबंधन के आर्किटेक्ट थे। और दूसरा, उन्होंने इस ओबीसी वाले मसले की, या जो समाजवादी नीतियों वाला मसला था, उसकी हवा निकालने के लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। अब कहने को तो ये केवल एक व्यक्ति को दिया गया अवार्ड है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर शायद ओबीसी समाज में पहले ऐसे नेता हैं जिनके विषय में एक तो लोगों में सम्मान बहुत है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी जाति से आते थे जो पूरे भारत में, जिसे एक्सट्रीम ओबीसी कहा जा सकता है, या बिहार में तो कहा ही जाता है, उस जाति से आते थे। दूसरा, उनका जो आचरण था वह इतना नैतिक था कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर कम से कम ओबीसी समाज के आदर्श तो हैं ही। तो कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया, तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टियां थीं पूरे देश में, तो उनको सबसे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करके एक बार फिर
भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने, जो ओबीसी समाज है उसकी सहानुभूति अपने साथ जोड़ ली है। जो वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ओबीसी समाज को काटा जाए, वो जोड़ लिए। तो उसके बाद तरह तरह के बयान आने शुरू हुए, और हमने मांग की थी, किसी ने कहा कि हम तो 25 साल से मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप मांग कर रहे हैं, अब आप ये सोचिए कि सन 2004 से लेकर के 2010 तक, और उससे पहले 89, मतलब 1989, और 1996 से लेकर के 1998 तक 2 बार, लगभग 1.5 साल के लिए सरकारें बनी, जो कि पूरी तरह से समाजवादी दलों की सरकारें थीं। कम से कम इनके हाथ में दो दो बार ऐसे मौके आए जब वो चाहते तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित कर सकते थे भारत रत्न से। और मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा सम्मानित करने का जो मौका था वो था 1990 में, क्योंकि शायद 1988 में उनकी डेथ हुई थी। और उसके तुरंत बाद जब इन लोगों की सरकारें थीं, खास तो मतलब जिसे समाजवादी कहा जाता है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, पिछड़ों का नेता बनने का प्रयास किया, और हालांकि वो नेता नहीं बन पाए। इसके बाद जब चंद्रशेखर बने, चंद्रशेखर को तो सभी जानते हैं कि वो उनकी विचारधारा कितनी समाजवादी थी, तो चंद्रशेखर ने भी नहीं दिया। फिर जब आपकी सरकार बनी 96 में, 2 प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा बने, गुजराल बने, तब आपने नहीं दिया। चलिए यहाँ पे मान सकते हैं कि सरकारों के बीच में इतना खींचतान था कि उनको कोई ख्याल ही नहीं आया। जब 2004 से लेकर 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय पर लगभग सभी समाजवादी पार्टियां पूरे देश की उस सरकार को समर्थन कर रही थी। चाहे यूपी से समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो बिहार से, कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल से समर्थन कर रही थी, साउथ से देवगौड़ा की पार्टी समर्थन कर रही थी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी समर्थन कर रही थी, हरियाणा से भी समर्थन था। या यूं कह लें, कम से कम उस तरह का विरोध नहीं था कि नहीं सरकार ही गिरा देंगे, उस तरह का विरोध नहीं था। तो आपके इतने बड़े समर्थन से, यूपी से तो आप यूं समझ के चलिए कि 80 सीट वाले यूपी से केवल 10 सीट बीजेपी के पास थी, और एक बार कोई एक शायद निर्दलीय था या बीजेपी के पक्ष में आ गया था, तो एक बार 69 सीटों पर, और एक बार पूरी 70 सीटों का समर्थन कांग्रेस के साथ था यूपी से। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों उसमें समर्थन दे रहे थे, मतलब कांग्रेस की तो सरकार ही थी और बाकी दोनों दल समर्थन दे रहे थे, तब आप नहीं दिलवा पाए। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव 5 साल तक मिनिस्टर रहे और सरकार में उनकी हनक चलती रही, लेकिन नहीं दिलवा पाए। अब जब नरेंद्र मोदी ने दिया तो बोले नहीं, वो तो हमारा दबाव था। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो ओबीसी कार्ड चल रहे थे, उस ओबीसी कार्ड को बैलेंस कर दिया। एक और इन्होंने मुद्दा उठाया था, और वो मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी पार्टी में और सरकार में वन मैन शो चलाते हैं, और जो पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं उनका अपमान करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते। तो देखने में ये बात काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि होता ये है कि हम लोगों को जो सूचनाएं मिलती हैं वो मिलती हैं मीडिया के माध्यम से, और मीडिया में आज की तारीख में आप एक दो, खासतौर से टीवी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर एक दो टीवी चैनल छोड़ दें तो सारे के सारे टीवी चैनल ये मान के चलते हैं कि आज की तारीख में मोदी से बड़ा भगवान नहीं है। सरकार का कोई भी विभाग कोई भी काम करे, उन्हें केवल मोदी नाम लेना होता है। यह कोई अच्छी परंपरा नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है, तो उसकी वजह से एक परसेप्शन बनता है कि शायद ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने वाले लोग हैं, वह बताते हैं कि वहां आदमी चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना लेकिन उसका निर्णय कभी अकेले नहीं होता। हो सकता है कि लोग उसकी बात मान रहे हों, लेकिन जब निर्णय होता है तो वह सामूहिक ही होता है, सारे लोग मिल बैठ के निर्णय करते हैं। लेकिन
जो सामने आता है, अगर उस पर भी ध्यान दिया जाए तो कोई भी निर्णय जो हो रहा है, ऐसा माना जाता है कि वो निर्णय तो या तो मोदी अकेले लेते हैं या 2-3 लोग मिलकर के लेते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं ऐसे मामलों में, उनकी बैठक बुलाई जाती है जब कोई राजनीतिक निर्णय लेना होता है पार्टी से संबंधित, और जब कोई सरकार से संबंधित निर्णय लेना होता है तो हमेशा निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक आध निर्णय की बात छोड़ दें तो ज़्यादातर निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं। तो ये वन मैन शो वाला जो मसला चलाया जाता था वो वहाँ से खत्म होता है, हालांकि वो थोड़ा कम प्रचारित है। दूसरा जो है कि जो सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं, और इसको लेकर के अगर मैं ये कहूँ कि यह मोदी की राजनीति थी, कि मोदी ने इस तरह की राजनीति की कि सारे के सारे विपक्ष को आज कोई मौका नहीं मिल पा रहा है जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। पिछले 10 साल से पूरा विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टीज ये लगातार एक सिगुफा चला रहे थे कि एल के आडवाणी का अपमान कर दिया, प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था, मुरली मनोहर जोशी सीनियर नेता है उनका अपमान कर दिया, और कुछ सीनियर नेता थे उनको अपमानित कर दिया। तो यहाँ बात मान या अपमान की नहीं होती है, बात यह होती है कि कौन सा नेता वास्तव में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। अब एल के आडवाणी को ऐसा तो है नहीं कि मौका नहीं मिला। 2004 का चुनाव आडवाणी जी के ही नेतृत्व में लड़ा गया था, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद जब 2004 में भाजपा सरकार बनाने में असफल रही तो 2009 का जब चुनाव आया तब तक अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हो चुके थे, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, और स्वास्थ्य सही तो छोड़िए वो चलने फिरने लायक भी नहीं बचे थे 2009 तक। तो जो 2009 का चुनाव था वह पूरी तरह से आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाया गया था, और जो नतीजा आया वो भी सबके सामने है कि पिछले कुछ सालों में शायद सबसे कम सीटों पर पहुंच गई थी भाजपा, या सबसे कम पे ना भी पहुंची होगी तो उसके आसपास ही रही थी। मेरे ख्याल से 135 के आसपास 135 से 134 सीटें भाजपा को मिली थी। तो बाकी दल आपका समर्थन करने को तैयार नहीं थे। ये सारे वही दल हैं जो 2014 के बाद अडवाणी की माला जप रहे थे। इनमें से कोई भी दल उस समय पर लाल कृष्ण आडवाणी को समर्थन करने को तैयार नहीं था, और चूंकि उससे पहले सरकार कांग्रेस की चल रही थी तो ज्यादातर जो पार्टियां थी वह कांग्रेस के समर्थन में चली गई, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला, वहां कुछ सीटें 2004 की अपेक्षा बढ़ गई थी, कोई बहुत बड़ा मैंडेट नहीं मिला था। खैर, अब जब एल के आडवाणी को अभी 2 दिन पहले भारत रत्न देने की घोषणा की गई तो अब विपक्षी नेताओं के पास कोई बयान देने के लिए नहीं बचा हुआ है जिसमें वो ये कह पाए कि एल के आडवाणी को हमारे कहने पर दिया गया, या एल के आडवाणी का सम्मान नहीं किया गया, या वो पुराने मुद्दे उठा करके यह कह पाए कि एल के आडवाणी को क्यों दिया गया। क्योंकि 9 साल से वो एल के आडवाणी की माला जप रहे थे, तो आप कैसे कह देंगे कि क्यों दिया गया, और ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि एल के आडवाणी को हमारे कहने पर दिया गया। तो कुल मिला के जब नरेंद्र मोदी कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं और इस भारत रत्न को कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए यह पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम है। तो नरेंद्र मोदी जब कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं तो उसकी काट विपक्ष के पास नहीं होती है। मैंने तो अभी 3 मुद्दे ही बताए हैं, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जिसकी वजह से विपक्ष फेल रहता है। तो कोई माने या ना माने, मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही जोरदार प्रहार किया है विपक्ष पर। विपक्ष पर करने का मतलब ये कि विपक्ष जिनको मुद्दा बना सकता था उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज की वार्ता में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर बात ठीक लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।